नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा फिर से आपके सामने और बहुत इंपॉर्टेंस है इस वीडियो की कि कुछ ऐसे न्यूज़ भी है जो ये सारे कंपनीज को अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा बूस्ट करने के लिए काफ़ी होगा। तो चलो फटाफट वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टाटा मोटर्स के बारे में क्योंकि बहुत दिनों से यही मैं आपको बोल बोल के थक चुका हूँ कि टाटा मोटर्स एक के बदले दो शेयर एज ए स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। तो फाइनली एक रिपोर्ट के माध्यम से भी ये बताया जा रहा है कि आप देख सकते हैं 1:2 रेशियो का स्प्लिट टाटा मोटर्स ऑटो स्टॉक टारगेट प्राइस कितना है 1330 रुपीज़। अभी 1330 रुपीज़ का जो टारगेट है वो किसने रखा। अभी करंटली प्राइस कितना है, अगर मैं करंटली प्राइस देखूँ तो अभी चल रहा है कि 1000 रुपीज़ के आसपास। तो 1330 रुपीज़ तक जो टारगेट है वो एक लंबा टारगेट है क्योंकि 1330 रुपीज़ तक देखो तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके से लेवल्स में टारगेट आपको मिलेगा। तो आपको मिलेगा मतलब कौन देने वाला है वो देख लीजिए। यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज एनालिसिस ने इस तरीके से टारगेट रखा है। तो बाई फॉर 25% गेन अहेड न्यू एसीवी जो मतलब गाड़ियाँ है उसको लॉन्च किया है और वो भी ईवी सेगमेंट में। तो ईवी सेगमेंट में फिर से एक बार एक नया गाड़ी लॉन्च किया है। तो उसके लिए बड़े बड़े दिग्गज एनालिसिस यही बता रहे हैं कि अपकमिंग टाइम्स में 22% के आसपास पोटेंशियल गेन हो सकते हैं। ये बड़े बड़े ब्रोकरेज के बाद है, देखिए मैं नहीं बता रहा हूँ, द कम्स आफ्टर ब्रोकरेज। आप देख सकते हैं सिक्योरिटीज कुछ कुछ ने क्या किया, बाइक का रिकमेंडेशन किया और वो भी टाटा स्टॉक के ऊपर, टाटा मोटर्स के ऊपर नियरली 22% का टारगेट रखा गया है। अभी 22% जाएगा कि नहीं जाएगा वो तो अलग बात है, मगर मुझे लगता है जिस तरीके से इस तरीके न्यूज़ चैनल के माध्यम से इसको प्रोमोट किया जा रहा है तो शायद उस बेसिस में एक फोमो बाइंग हो सकता है, एक जर्नी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मेरा क्या राय है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं टाटा मोटर्स के कुछ पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए टाटा मोटर्स को पहले सबसे पहले शेयर होल्डिंग को देख लीजिए। जैसे देखेंगे आप प्रोमोटर के पास टोटल होल्डिंग कितना है, अराउंड 42.6%, सॉरी 46.36%। म्यूचुअल फंड के पास कितना 9.83%। एफएस के पास कितना 18.7%। और बाकी नॉन इंस्टीट्यूशन के पास कितना 19%। मतलब नॉन इंस्टीट्यूशन मतलब हम लोग जो एज ए इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, उसी के बात बताया जा रहा है। तो साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी ने 5.6% 16% के आसपास होल्डिंग रखा। बाकी जो है आदार्स कुछ पार्टनर्स से होल्ड 1% के आसपास होल्डिंग रखे। तो ओवरऑल जो होल्डिंग्स है वो सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसके पास है, प्रोमोटर के पास है। और कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस भी किया। उसके साथ साथ एक पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा टाटा मोटर्स का, डेप्थ बहुत कम हो गया। एक टाइम डेप्थ 4% के ऊपर था, डेप्थ ऑफ इक्विटी 4% के ऊपर था, आज डेप्थ एकदम कम हो गया। और यहाँ पे जो फेस वैल्यू 2 रुपये के हैं, इसी की बात किया जा रहा है कि कंपनी एक के बदले दो शेयर देने जा रहा है। तो देखिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा हो चुके हैं। पीई रेशियो एंड पीबी रेशियो भी देखा है तो पीई रेशियो बहुत हाई है, वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई लगा। और पीबी रेशियो ठीक ठाक है। कंपनी के ऊपर जो डिविडेंड यील्ड है 1% के आसपास है। तो सारे पॉइंट्स को देखने के बाद कंपनी के ऊपर आपको लग रहा होगा कि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट किस तरीके से हुआ, उसका झलक भी दिखा दीजिए। तो देखिए कंपनी इस बार जो क्वार्टर रिजल्ट किया, वो रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ, मतलब इनकम के बारे में बात करूँ, जो यहाँ पे ब्लू कलर का आपको कैंडल दिख रहा है, वो ब्लू कलर का कैंडल आपको रेवेन्यूज का कैंडल है, जो पिछली बार के तुलना से कम हुआ है। मतलब रेवेन्यूज थोड़ा सा घट चुके हैं और प्रॉफिट भी बहुत हद तक कम हो चुके हैं। पिछली बार प्रॉफिट कितना था, अराउंड देखा जाए तो 17,480 करोड़ के आसपास। इस बार वो घट के हो चुके हैं 55 करोड़, 5500 करोड़ के आसपास टोटल नेट प्रॉफिट हुआ है। एक कंपनी के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत वाला बात देखने को मिला। तो जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि कंपनी रॉकेट बनेगा, उसके लिए बता दूं, जो अभी इस कंपनी के ऊपर बाइंग हो रहा है वो एक्चुअली फोमो बाइंग हो रहा है। आप खुद ही चार्ट को देख लेना, आपको पता चल जाएगा। देखिए कंटिन्यूसली एक जर्नी के बेसिस में मैंने इस 600 लेवल्स में एंट्री लिया था और 600 से मेरा जो टारगेट था उस टारगेट को लेकर चल रहा था करीबन करीबन 1140 रुपीज़ के आसपास। तो एक अच्छा खासा जर्नी होकर इस यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ है। तो मुझे लगता है ब्रेक मतलब टारगेट अचीव होने के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुआ और फिर से यहाँ से ब्रेकआउट करके जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने इसका 1330 रुपीज़ के आसपास टारगेट रखा, उस लेवल तक शायद जा सकते हैं। तो आप इसके ऊपर एक बार रिसर्च करें, उसके बाद काम करें, क्योंकि किसी को बात सुनकर, मेरे बात सुनकर भी कभी भी ब्लाइंडली किसी भी ट्रेड मत कर लेना, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत बड़ा जोखिम वाला बात हो सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम क्या है, उसका नाम है इरिडा। देखिए इरिडा के ऊपर बहुत दिनों से एक अपडेट्स आने वाले थे, फाइनली वो अपडेट आ चुके हैं, जो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर इरिडा के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं इरिडा प्लान टू ग्रो द लोन बुक बाय द 5 टाइम्स, मतलब 5 गुना लोन बुक यहाँ पे करने वाला है।
और वो भी कितना 3.50 ट्रिलियन रुपीज़ का, और वो भी 2030। तो सोचिए, जो कंपनी 3.50 ट्रिलियन रुपीज़ का टोटल यहाँ पे फंड रेज कर रहा है, मतलब लोन बुक कर रहा है, मतलब खुद लोन ले रहा है और उस लोन को कस्टमर को देने वाला है। तो क्योंकि ये इरिडा एक फाइनेंस कंपनी है, एक एनबीएफसी है, तो इसका काम पहले खुद लोन लेना और उस लोन को 10 कस्टमर को देकर वहाँ से ज़्यादा इंटरेस्ट उठाना मार्केट से और उस पैसे से प्रॉफिट कमाना। तो बेसिकली कंपनी ने जो डिसीजन लिया वो मेरे हिसाब से बेस्ट डिसीजन है, और मेरे हिसाब से अगर इस तरीके से डिसीजन को वो फुलफिल कंप्लीट कर पाए तो कंपनी रॉकेट बन सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए 3.50 ट्रिलियन रुपीज़ का अमाउंट कोई छोटा मोटा अमाउंट तो नहीं है। तो इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि इरिडा ने इस तरीके से डिसीजन आज के लिए नहीं, अराउंड देखा है तो 2030 तक के लिए लिया। तो एक बहुत बड़ा कैपेक्स है। इस कैपेक्स को कंपनी अनाउंसमेंट कर रहा है खुद के ग्रोथ करने के लिए। लोन बुक जो कंपनी करने वाला है, इस लोन बुक के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल रहेगा। अभी इस कंपनी के ऊपर जो गुड पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ एक बार। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स किसके पास है? प्रोमोटर के पास, वो भी कितना 75% के आसपास। और म्यूचुअल फंड के पास ना के बराबर, एफएस के पास 2.7%, और नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब जो पब्लिक होते हैं उसके पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है 21% के आसपास। अभी आप क्वेश्चन करेंगे सर कंपनी में क्या दम नहीं है कि इंस्टीट्यूशन तो माल ज़्यादा उठाया, मान लेता हूँ प्रोमोटर के पास ज़्यादा क्वांटिटी है तो बाकी पूरा का पूरा माल पब्लिक के पास है, तो इंस्टीट्यूशन कोई माल नहीं उठा रहा है, तो इस कंपनी में क्या कोई दिक्कत है? एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में एक बार मैं आपको दिखा दूँ, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा सारे बात। तो आप क्वार्टरली अगर रिजल्ट को देखेंगे, देखिए कंपनी इस बार सेल्स को थोड़ा सा इंक्रीज किया पिछले क्वार्टर की तुलना से, तो एक अच्छी बात है। कंपनी रेवेन्यूज को बढ़ाए, एक्सपेंस और इंटरेस्ट सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 298.5 करोड़ से 384 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब नेट प्रॉफिट में एक अच्छा खासा ग्रोथ एंड पोटेंशियल इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है, जो ग्रोथ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी रहेगा। तो बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। बुलिश हूँ मतलब है कंपनी के ऊपर जो पैटर्न क्रिएट हुआ था, तब मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी के ऊपर पहले देखिए कब बने, उसके बाद 2 बार नहीं 3 बार हैंडल बटन बने और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया और उसके सिर्फ 48 डेज में 32% के आसपास यहाँ पे रिटर्न दे चुके थे। उसके बाद दोबारा फिर से एक एंटी मुझे देखने को मिला, जो एक बाइंग का रेंज है। कंटिन्यूसली एक 3 कैंडल्स का बाइंग का रेंज बने, और इस बाइंग का रेंज के हिसाब से जब नीचे आए, इस नीचे लेवल को टच करने के कारण यहाँ पे क्या बन सकते हैं? एंट्री, और इस हाई लेवल तक इसका मैं टारगेट ले सकता हूँ। देखिए मैं अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया क्योंकि अभी तक एंट्री हुआ नहीं, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरीके से एंट्री बहुत रिक्सी एंट्री होता है, तो प्लीज़ कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। मेरे तरफ से किसी भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैं इस स्ट्रैटेजीज़ को ज़रूर यूज़ करूँगा, क्योंकि इस स्ट्रैटेजीज़ में मुझे पॉजिटिविटी देखने को मिला। अभी जब एंट्री होगा तब मैं एनालिसिस करके आपके साथ भी शेयर करूँगा मेरा व्यू। तो आपका व्यू क्या है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो पॉइंट्स को देखेंगे कंपनी का ग्रोथ। देखिए कंपनी की ग्रोथ जो है, आप देख लीजिए मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के ऊपर है, और इबिटा जो ग्रोथ है बहुत शानदार हो रहा है, डेप्थ एकदम जीरो है। कंपनी की देखिए वैल्यूएशन थोड़ा सा मुझे हाई लगा, क्योंकि पी/री 42 के आसपास है, सॉरी 41 के आसपास है, और आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी की सबसे मजेदार बात यही है कि प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग 72% है, और बाकी देखिए म्यूचुअल फंड के पास 5.5% है, 5.84%, और एफएस के पास कितना 11.5%, और नॉन इंस्टीट्यूशन के पास कितना 8.5 7.5%, और बाकी इंश्योरेंस कंपनी के पास कितना 2.6%। तो ओवरऑल जो इस कंपनी के जो ग्रोथ है, इस कंपनी की जो सिचुएशन है, उस हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ एंड जर्नी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी के ऊपर पहले से ही तो लगातार भागता हुआ एक सिचुएशन देखने को मिले। और ये भी बताया जा रहा है कि डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कैपेक्स को भी अनाउंसमेंट कर रहा है, धीरे धीरे करके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है। और इस बार कंपनी सारे हाथ मतलब जो पार करने का इंतजार हर लोग कर रहा है, क्योंकि कंपनी पिछली बार अच्छा खासा सेल्स के इंक्रीज किया था। चलो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर्स में मार्च क्वार्टर में क्या हुआ था, करीबन 15,000 करोड़ के आसपास टोटल यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला था। तो 15,000 करोड़ के आसपास टोटल यहाँ पे सेल्स देखने को मिला था, जो पिछले क्वार्टर्स में करीबन सिर्फ 6,000 करोड़ के आसपास सेल्स था। तो अच्छा खासा एक सेल्स ग्रोथ हुआ।
एक्सपेंस को मिटाने के बाद जो प्रॉफिट है वो भी 4 गुना के आसपास बढ़ चुके थे। 1200 करोड़ से 4300 करोड़ तक पहुंच चुके थे। इसलिए जो अर्निंग पर शेयर था वो 18% से 64% तक ग्रोथ हुआ। मतलब कंपनी में जो ग्रोथ है, आप उस ग्रोथ को समझिए कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूं तो आप एक बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में डिस्कशन करूँ तो देखिए यहाँ पे एक पैटर्न्स बना सेम टू सेम। यहाँ पे भी देखिए एक बाइंग का पैटर्न्स बना और 4 बाइंग कैंडल बने जिसका टोटल रेंज निकल का है 23% के आसपास। तो यहाँ पे देखिए इस शेयर में नीचे आने के बाद इस लेवल को टच करने के बाद यहाँ पे एंटी बन सकते हैं और इस हाई लेवल तक इसका टारगेट बन सकते हैं। तो एंटी लेवल यहाँ पे बने और टारगेट लेवल इस लेवल तक बन सकते हैं। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एक एंटी और बेस्ट तरीके से एक टारगेट यहाँ पे बनने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर सिर्फ एक फर्स्ट टाइम नहीं, पहले भी एक पोजीशन बना था और यहाँ पे भी देखिए एक सिचुएशन क्रिएट हुआ जो रेंज निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 24%। तो यहाँ पे भी अभी तक टच नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने कुछ डिसीजन यहाँ पे नहीं लिया। तो एक हाई फ्लाइंग स्टॉक है, फिर भी वैल्यूएशन थोड़ा सा सस्ता देखने को मिले कंपेयर टू बाकी कंपनीज में, तो इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और हाँ, मैं लास्ट में फिर से एक बार कहूँगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो किसी भी कंपनी के ऊपर बाई सेल करने से पहले आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।